आज बात एक ऐसे बैंक की जिसका सपना पीपल के पेड़ के नीचे देखा गया था, लेकिन देखते ही देखते वह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा निजी बैंक बन गया। लेकिन आज वह सबसे बुरे दौर से गुजर भी रहा है। जी हां, बात कर रहे हैं हम एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक अपने सबसे बुरे दौर में सामना कर रहा है। तो क्यों है उसके ऐसे हालात, इस पे भी नजर दौड़ाएंगे, लेकिन उसकी कहानी भी जानेंगे कि कैसे वो पीपल के पेड़ के नीचे देखा गया सपना आज हिंदुस्तान के फलक पर कैसे चमक रहा है। तो आइए एक एक करके देखा जाए कि क्यों एचडीएफसी बैंक आज बुरे दौर से गुजर रहा है, सारे निवेशक उसमें से अपना पैसा क्यों वापस ले रहे हैं, पिछले 52 सप्ताह में उसका शेयर सबसे निचले स्तर पर आ गया है, दुबई में लगातार जांच का सामना क्यों करना पड़ रहा है उसे। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले उसके कहानी पर नजर दौड़ा लेते हैं। बात उस दौर की हो रही है जब घर बनाना एक सपना हुआ करता था, और वो भी तब जब बैंक से पैसा लेकर। कोई पैसा देता भी नहीं था, फिर हमारा सपना तो सपना ही रह जाता था। और उस दौर की बात 1977 के आसपास की बात हो रही है। एक युवा सामने आता है और अपने कुछ दोस्तों के साथ पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके एक सपना देखता है, और वो चाहता है कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए और एक ऐसा सेंटर पॉइंट बनाया जाए जहां लोगों को आसानी से पैसा मिल सके और लोग अपना घर बना सके, अपने सपने को साकार कर सके। और उस शख्स का नाम था हसमुख भाई पारेख। हसमुख भाई पारेख 1977 ईस्वी में सपना देख रहे हैं। इनके पास जोश था, एक विजन था और एक जिंदा दिली थी। और फिर क्या था, एचडीएफसी लिमिटेड की स्थापना हो गई। उद्देश्य साफ था, विजन क्लियर था कि हर भारतीय के पास एक अपना घर हो। लेकिन असली बदलाव तब आया 1991 में, जब नवीन आर्थिक नीति लागू की गई, आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ। तो फिर इनका सपना अब तक जो एचडीएफसी लिमिटेड के रूप में था, अब वो धीरे धीरे बैंक बनने की तरफ वो आगे बढ़ चुका। अगस्त 1994 ईस्वी में एचडीएफसी बैंक का जन्म हुआ। जनवरी 1995 ईस्वी में देश के तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने पहली शाखा का उद्घाटन किया। ये देखिएगा उस वक्त की तस्वीर है। पहली शाखा का उद्घाटन किया मनमोहन सिंह ने। इस बैंक की कमान एक ऐसे इंसान के हाथों में सौंपी जो इसे सिर्फ बैंक नहीं बल्कि ब्रांड बना दिया, और उस इंसान का नाम है आदित्य पुरी। आदित्य पुरी को बहुत दिनों तक, अभी कुछ साल पहले तक, एचडीएफसी का ही रूप समझा जाता था। मतलब आदित्य पुरी मतलब एचडीएफसी, और एचडीएफसी का मतलब आदित्य पुरी। आदित्य पुरी का विजन एकदम साफ था, तकनीक, अनुशासन और ग्राहक सेवा। एचडीएफसी बैंक ने पारंपरिक बैंकिंग को चुनौती दी, जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम था उसको चुनौती दी। इन्होंने अपना एक नया सिस्टम लॉन्च किया, और देखते ही देखते वह इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और रिटेल लोन में अग्रणी बन गया, यानी सबसे टॉप लेवल पे चला गया। उन्होंने हर भारतीय के हाथ में बैंकिंग शक्ति देने का सपना देखा। उनकी रणनीति रंग लाई। टाइम्स बैंक, यूनियन बैंक ऑफ पंजाब के विलय के साथ एचडीएफसी बैंक सिर्फ बढ़ ही नहीं रहा था बल्कि दौड़ रहा था। फिर आया वो साल जब भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास में एक नया अध्याय लिखा, और वो साल है 2023। 2023 वो साल है जब एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दो अलग अलग शाखाएं हुआ करती थी। एक फुली रूप से एक लोन देने का काम करता था, घर फाइनेंसिंग के लिए। इसका फुल फॉर्म ही है एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये जो लिमिटेड थी एचडीएफसी लिमिटेड, यानी कि आप कह सकते हैं जो मां यानी जननी थी, और एचडीएफसी बैंक जो भी बच्चा हुआ करता था, दोनों का विलय हो गया। फिर क्या मजबूती, वो ताकत मिली, और एचडीएफसी ने ऐसी छलांग लगाई कि हिंदुस्तान के सभी लोग देखते ही रह गए। यह सिर्फ दो कंपनियों का मिलन नहीं था, एक वित्तीय दिग्गज का जन्म हो रहा था। विश्व के सबसे मूल्यवान बैंकों में से एक बन चुका था। लेकिन जैसे कहते हैं ना, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं, तो बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। लेकिन अगर आज के एचडीएफसी की बात करें कि एचडीएफसी आज के रेट में कहां है, तो ये याद रखिएगा, एचडीएफसी आज के रेट में 9,545 शाखाएं हैं, 20,993 से अधिक एटीएम है। ये आज का डाटा है, करेंट का डाटा है। बैंक ग्राहक आधार देखा जाए तो ये 12 करोड़ से भी अधिक है, यानी कि 120 मिलियन से भी ज्यादा है। यह संख्या जर्मनी के कुल जनसंख्या से ज्यादा है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बैंक का कुल नेटवर्थ अगर बात किया जाए तो 103 बिलियन डॉलर, लगभग अगर बात करें तो रुपए में लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास है।
कुल जमा की बात कर लिया जाए तो देख लीजिए कुल जमा इसके पास कितना है, लगभग 28.6 लाख करोड़ रुपए की कुल जमा राशि इनके पास है। कुल ऋण इन्होंने कितना बांट रखा है, 28.45 लाख करोड़ इन्होंने ऋण बांट रखा है, यानी कि इनके पास जितना जमा है उतना ही इन्होंने ऋण बांट रखा है। नेट प्रॉफिट इनका कितना होता है ये भी आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, 18,654 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट इनका तिमाही होता है। ध्यान दीजिएगा, 18,654 करोड़ रुपए तिमाही इनका नेट प्रॉफिट है। एनपीए भी इनका है, एनपीए 1.24% इनका एनपीए है। एनपीए का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर आसान भाषा में कहा जाती है कितना पैसा मार्केट में गया है वो रिफंड नहीं हो पा रहा है, लोन के रूप में इन्होंने बांट रखा है लेकिन वापस नहीं आ पा रहा है, कितना, तो 1.24%। ठीक है, समय में संघर्ष ऐसा क्या है इसके बारे में देख लिया। अभी जैसे मैंने बात किया कि आज के दिन बुरे दौर से गुजर रहा है, तो ऐसा लगता है कि इस महासाम्राज्य को कुछ गहरे काले बादलों ने घेर रखा है। निवेशक चिंतित हैं, बाजार में हलचल है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? निवेशक लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं। पिछले 52 सप्ताह में सबसे निचले स्तर पर इसका शेयर आ चुका है, मैंने आपको बताया। इसके 4 कारणों पर नजर दौड़ाते हैं। 4 कारण क्या है? पहला कारण, बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती, देख लीजिएगा सामने है, इन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। शुरुआत में इन्होंने बताया, अपना निजी कारण का हवाला दिया कि भाई हमारी कुछ अपनी परेशानियां हैं, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा जल्दी होता नहीं है। इस सबसे बड़े मतलब बैंक का तो सबसे बड़ा पद है, सीधी सी बात है, ऑनर कोई हो, लेकिन चेयरमैन तो चेयरमैन होता है ना। अब ऐसा कोई होता नहीं है, ऐसी कोई घटना जल्दी घटती नहीं है। इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब कारण कुछ भी हो, लेकिन हलचल तो बाजार में हो ही गई। अब सवाल चारों तरफ गूंज उठा कि क्या बैंक के शीर्ष नेतृत्व में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? और जब बैंक के शीर्ष नेतृत्व में ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो फिर बैंक कहां से तरक्की करेगा? और फिर क्या था, निवेशक अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिए। अब लगातार, जाहिर सी बात है भाई, बड़े जहाज का कप्तान अगर अचानक जहाज ही बदल दे तो यात्री तो डर के मारे भागेंगे ही भागेंगे, है कि नहीं? फिर दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण सबसे बड़ा आज के डेट में दुबई में इस बैंक पर संकट ही संकट, कुछ कागजों में हेराफेरी, कुछ नियमों का उल्लंघन, ऐसे जो कुछ बातें हैं उसको लेकर लगातार दुबई में जांच पड़ताल चल रहा है। ठीक है, तो इसका भी असर हो ही रहा है। प्रक्रियागत खामियों की जांच लगातार चली। एक ऐसे बैंक के लिए जिन्होंने हमेशा नैतिकता, अनुशासन पर जोर दिया, यह खबर उनकी प्रतिष्ठा में एक दाग की तरह है। फिर क्या था, निवेशक अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। तीसरा और सबसे बड़ा कारण, यह वित्तीय कारण है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर दबाव है, यानी सरल भाषा में कहें तो विलय के बाद इन्हें जितनी उम्मीद थी कि प्रॉफिट होनी चाहिए उतनी प्रॉफिट हो नहीं पा रही है। इन्होंने खर्चे बहुत कुछ कर दिए। ठीक, इनके बैंक आप जानते हैं एचडीएफसी बैंक का हब्बा कब्बा पूरा शानदार होता है, तो खर्चे इनके ज्यादा हैं। उस हिसाब से जितनी इन्हें उम्मीद थी कि उतना प्रॉफिट हो जाएगा उतना प्रॉफिट हो नहीं रहा है। और दूसरी एक और बात देखिएगा, इनका जो है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो यानी कि सीडीआर भी एक चिंता का कारण बना हुआ है। सीडीआर ये 100% का 100% से ज्यादा इनका सीडीआर है। मतलब ये कि जितना पैसा इनके पास जमा होता है उससे ज्यादा ये ऋण बांट रहे हैं। भाई 100 रुपया आया, 110 रुपया आप ऋण बांट रहे हो, इसका मतलब यह है कि 10 रुपया आप अपने घर से ऋण बांट रहे हो। पहली बात, उसमें भी 1.2 या 1.3 या 2% के आसपास एनपीए हो जाए, यानी कि वो डंप हो गया, तो फिर प्रॉब्लम तो आपके सामने आज नहीं तो कल आनी ही थी। अगला एक और कारण जो सबसे बड़ा कारण है, ये वैश्विक बाजार में अनिश्चितता और बैंक में सुस्त नतीजों के कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जो है अपना पैसा निकाल रहे हैं। बैंक में अनिश्चितता का दौर शुरू हो चुका है। निवेशकों के निकालने का ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो है इसके चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया सिर्फ यही कारण है, या दुबई में जांच पड़ताल चल रहा है सिर्फ यही कारण। तीसरा एक और कारण है जो निवेशक पैसा लगाए हुए हैं। जब ईरान और इजराइल का जब युद्ध चल रहा है, जिस कंडीशन में मिडिल ईस्ट के बैंकिंग सिस्टम पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। और सीधी सी बात है, दुबई इसका, अभी मैंने बात किया ना कहां पे, दुबई, और दुबई में है तो पूरे मिडिल ईस्ट पे इसका प्रभाव तो पड़ा ही पड़ा है। बैंकिंग सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है, निवेशक अपना पैसा जमा नहीं कर पा रहे हैं, लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं, तो उसका असर इस बैंक पर भी पड़ने वाला था। तो निवेशक, अब जाहिर सी बात है जब बड़ी संख्या में निकालने लगे तो परेशानी बैंक के साथ खड़ी तो हो ही गई है। तो एचडीएफसी ने कभी सोचा नहीं था
कि इस दौर से भी गुजरा जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी अपने आप में एक आज के डेट में बड़ा बरगद का वृक्ष बन चुका है। ये मुसीबतें तो आती जाती ही रहेंगी, लेकिन एक विशालकाय संस्था है